If you have skills, we have job for you. If you don't have skills, we have solution for you. It's not about college, it's really about skills. Skills are necessary. क्योंकि आज के समय में ना एक कंपनी एक बात बोलती है बस, कोई कंपनी हमको नहीं बोलती कि मुझे 60% वाला बंदा दो, फर्स्ट डिवीजन वाला बंदा दो, इस पर्टिकुलर डिग्री का बंदा दो। मैडम एक अच्छा कैंडिडेट दे दीजिए। उस अच्छे में अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन छुपी हुई है। रेज्यूमे इम्पोर्टेंट है जी, या लिंक्डइन पे प्रोफाइल? मुझे लगता है रेज्यूमे लिंक्डइन से भी एक और ऊपर चीज हो चुकी है और वो हो चुका है उनका पोर्टफोलियो, कंप्लीट पोर्टफोलियो। अब जो कंपनीज डिमांड कर रही हैं, दे आर लुकिंग फॉर पोर्टफोलियो। आप बोल रहे हो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, दिखाइए कहाँ से आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने कहा मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, दिखाइए आपने मेटा के कितने ऐड लगाए, कितना एफिलिएट मार्केटिंग में, व्हाटएवर इज, जो भी जिस फील्ड से हैं। तो ये है रियल टाइम एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम का। कंपनीज का भी यही क्वेश्चन होता है, आदमी ऐसा दीजिए मैम जो रुक कर काम करे। तो मैं तो हमेशा हंसकर यही बात कहती हूँ, सर आज के समय में तो शादियाँ नहीं टिकती हैं, हम एम्प्लॉयज़ को क्या हम मेंटेन करके देंगे। वेलकम टू इट अनदर एपिसोड ऑफ ड्रीम टॉक्स पावर्ड बाय 13 ड्रीम्स। आज के इस एपिसोड में हमारी मेहमान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि ड्रीम कैरियर्स की बात नहीं करती बल्कि एक प्लेसमेंट की बात करती हैं। डॉक्टर शिल्पी दीक्षित जो कि फाउंडर हैं एम्प्लॉयमेंट मंत्रा और डिजिटल मंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म की। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं स्किल गैप की, प्लेसमेंट की, ट्रेनिंग की और यूथ को फेस होने वाले कैरियर चैलेंजेस की जो कि अपने वो कैरियर जर्नी में फेस करते हैं। सो बी रेडी फॉर द इंस्पायरिंग एंड इंसाइटफुल सेशंस विद डॉक्टर शिल्पी दीक्षित। शिल्पी मैम, वेलकम टू दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच सर। मैम अपने बारे में कुछ बताइएगा। मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ आजकल जो बड़ा, क्योंकि जो कल्चरल शॉक चल रहा है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा एक पति और 2 बच्चे हैं एंड आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 2 सन, लिव इन जॉइंट फैमिली। और अगर मैं अपने एकेडमिक्स या एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने अपनी पीएचडी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में की है और वही चीज़ें लेते हुए आगे जा रहे हैं सारी चीज़ें। दिस इज़ ऑल अबाउट बी। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मेरा फोटे है और लोगों को हेल्प करना, अगर वो चैनलाइज तरीके से हो सकती है और उसको बार बार चीज़ों को चैनलाइज करना, मुझे लगता है ये मेरे बारे में ज़्यादा अच्छा बताता है। अगर मेरे नेम के मीनिंग की बात करें तो होता है आर्टिस्ट, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पेरेंट्स से भी लग रही है और सोशल एनवायरनमेंट से वो कहीं कहीं मेरे साथ आई हुई है। मैम, एम्प्लॉयमेंट मंत्रा जहाँ से मेरे को लगता है कि शुरुआत होती है, पहचान होती है, जी। इससे पहले की क्या जर्नी रही है? एम्प्लॉयमेंट मंत्रा से अगर पहले की जर्नी की मैं बात करूं तो मैं एक एकेडमिक्स में, मतलब मेरा रोल रहा पूरा, और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रही और मतलब कुल मिला के टीचिंग और ट्रेनिंग ही मेरा फोटे था। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि लोग बहुत सारे आते थे, खासतौर पे स्टूडेंट्स आते थे कि मैम कोर्स कंप्लीट हो गया, आई नीड हेल्प। तो मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं सोशल इवेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और बाकी चीज़ों में, मतलब जो जो ग्रुप्स हैं और बाकी चीज़ें तो बहुत एक्टिव रहती थी। तो पीपल कम टू मी, स्टूडेंट कम टू मी कि मैम हमें ये हेल्प चाहिए, करियर में चाहिए, इंटर्नशिप में चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने हेल्प करना शुरू करा और फिर मुझे लगा कि ये एक चैनलाइज्ड प्लेटफॉर्म और एक ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट हो सकता है जहाँ पर बड़े लेवल पर हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट मंत्रास और इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई एम्प्लॉयमेंट मंत्रास। तो कब आपको ऐसा लगा कि एम्प्लॉयमेंट मंत्रा करना ही चाहिए? कोई एक ऐसा एक्चुअली स्ट्रगल या कोई हाँ बिल्कुल इंस्पिरेशन? बिल्कुल बिल्कुल इंस्पिरेशन तो हमेशा से फैमिली रही थी और लोगों के जिस तरीके से मिलना और वो रहता है। लेकिन मुझे लगता है आपदा में अवसर जो होता है, जैसा कि कोविड में कई लोगों के संग हुआ, मुझे भी ऐसा फील हुआ आफ्टर कोविड। कुछ ऐसे सिनेरियोज बन गए कि जॉब और एम्प्लॉयमेंट मंत्रास में से मुझे कुछ चूज करना था और ये मेरे संग हमेशा रहा। आई स्टार्टेड, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी अभी कॉलेज या कंपनी का, लेकिन हमेशा ये हुआ, एक स्ट्रगल हमेशा ये आया कि चॉइस आती थी हमेशा। तो उस दोनों जो चॉइस थी उसमें से हमेशा एम्प्लॉयमेंट मंत्रास जीता था और लास्ट जॉब में भी यही हुआ कि आई रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब और मुझे लगा कि नहीं, अब एम्प्लॉयमेंट मंत्रास को फुल फ्लैश तरीके से मेरी ज़रूरत है। और क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर, जब आप फीमेल होते हो तो आपके संग तो अदर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम वेयर आई कैन क्विट डूइंग जॉब और मैं एक फुल फ्लैश कंप्लीटली एम्प्लॉयमेंट मंत्रास को मुझे अपने फुल टाइम अपना
कंप्लीटली फुल टाइम किया। और मुझे याद है कि जब मैं आई थी मतलब सिस्टम में, तब वी हैव ओनली वन रूम, एक छोटा सा रूम था, 13 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर रूम में आते थे और वो रूम था। लेकिन फिर जैसे जैसे हमने ग्रेजुअली उसमें काम शुरू करा तो वी सेट अप अ हॉल, देन अ डिफरेंट रूम। फिर हमने पैन इंडिया लेवल पर, नाउ वी हैव सम ऑफिसेज इन बैंगलोर जो वर्चुअली ऑपरेशनल में है, कोलकाता वी आर ऑपरेशनल, गुजरात वी आर ऑपरेशनल, एंड बट ऑब्वियस क्योंकि यूपी से हैं तो बरेली, यूपी एंड एनसीआर तक कनेक्टेड है सब जगह। जी तो हम जैसे भी आपने बताया कि 13 सीढ़ियाँ चढ़ के एक छोटा सा कमरा, जी तो उसे ये आप एक जोड़ के देखिए, गूगल का एक सबसे पहला ऑफिस, जी, अमेजन का पहला ऑफिस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या ये उस तरफ जा रहा है? हाँ, अगर मुझे लगता है आगे चलकर अगर एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय को बड़ा पिक्चर मिलता है और जाएंगे तो मुझे लगता है वो फोटोग्राफ तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, जो अभी भी हमने बहुत सेव करके रखा है उस फोटोग्राफ को, कि डेफिनेटली ये होने वाला है। और ये मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल भी मुझे लगता है आपकी ग्रोथ को बताता है कि अगर सच में आप सीरियसली कुछ करना चाहो तो स्काई इज द लिमिट। मतलब फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और इसमें ये भी कहना कि फीमेल के संग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, दिस एंड ऑल बुल रबिश, मतलब सब बुलशिट है। आप कंप्लीटली अगर करना चाहो, सीरियसली करना चाहो, मैं बार बार एक वर्ड को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, सीरियस, क्योंकि अभी मुझे लगता है जो कमी है, या लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड तक नहीं ले जा पाते। देयर इज वन पॉइंट इज सीरियसनेस और कंटिन्यूटी। क्योंकि ऐसा अगर नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि चैलेंज हमारे संग नहीं आए या हमें प्रॉब्लम्स नहीं हुई, बट वी ओवरकम दीज चैलेंजेस और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती चली गई। मैम, बरेली जैसी जगह से आपने शुरुआत की, जी बरेली में एम्प्लॉयमेंट मंत्रा या एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज शुरू कर, इसमें आपको चैलेंजेस आए होंगे, बिल्कुल तो चैलेंजेस जॉब सीकर्स की तरफ से ज्यादा आए जी। या आपको चैलेंजेस लगे एम्प्लॉयर्स की तरफ से? किनको ज्यादा आपको मैनेज करने में थोड़ी सी? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तो कंसल्टेंसी को अगर आप देखोगे ना, उसका सिरोनिम होता था कंसल्टेंसी का चीटिंग, सी फॉर कंसल्टेंसी, सी फॉर चीटिंग। Cheating, हाँ, मतलब कंसल्टेंसी का नाम सुनते ही जॉब सीकर्स को ये लगता था कि पैसे ले लिए जाएंगे और वो पैसे मर जाएंगे। अच्छा, और कंपनीज को ये लगता था कि मतलब कंसल्टेंसीज में ना डिलीवरी नहीं दे पाते हैं कई बार, ठीक है ना, मतलब पीछे पड़ गए, आपने एग्रीमेंट तो कर लिया बट रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, डिलीवरी नहीं दे पा रहे। तो बड़ा चैलेंज तो हमारे संग था ट्रस्ट बिल्ड करना। जैसा मैंने बताया कंसल्टेंसीज, और ये तो बात हो रही 10 साल पुरानी, 10 years बैक तो आप समझ सकते हैं, अब तो फिर भी इट्स अ बिग इकोसिस्टम। और हमने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है कि एवरीबडी नो कि अगर जॉब मीन्स एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय इन बरेली, नॉट इन बरेली बट जिन जिन एरियाज में हम डील कर रहे हैं वहां पर। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था ट्रस्ट का। सबसे बड़ा पॉइंट था कि ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे पहले जॉब सीकर्स के माइंड में, कि नहीं दिस इज अ ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइज चैनल। और उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहला हमने जो स्टेप लिया, द माइन्यूट स्टेप जो बड़ा पेनफुल होता है, वो हमने कहा नो रजिस्ट्रेशन फीस। क्योंकि जब आदमी पहले पैसे ले लेता है तो फिर माइंडसेट डिफरेंट होता है। नो रजिस्ट्रेशन फीस, और वो आज तक उसी पैटर्न पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नो रजिस्ट्रेशन फीस, वी डू नॉट चार्ज अ सिंगल अमाउंट। जब कोई हमारे पास आता है, दे आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड, उनके पास तो अभी जॉब ही नहीं है, और या फिर स्विच करने के लिए आए हैं, तो नो रजिस्ट्रेशन चार्ज। और इस तरीके से हमने ट्रस्ट बिल्ड करा। राइट मैम। मैम, जॉब एक रिक्वायरमेंट जो है जी इसमें एजुकेशन और स्किल जी, 2 पॉइंट आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चीज बदल रही है, तो उसमें किस चीज पे आप फोकस कराते हैं, उसकी डिग्री पे या उसके स्किल पे? मुझे लगता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बिल्कुल इस तरीके से जैसे ताला और चाबी। मतलब अगर ताले की चाबी दोनों का जो पैटर्न है वो मैच नहीं होगा तो शायद ताला नहीं खुलेगा। राइट। तो जो ताला है उसको मैं मान लेती हूँ एम्प्लॉयमेंट, और चाबी मान लेती हूँ वो डिग्री या वो जो कॉलेज से जो भी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं। तो अगर राइट चीजें नहीं होंगी तो मैच नहीं होंगी। बहुत ही रेलिवेंट आपने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है। देखिए, आज के टाइम में जो बड़ा चैलेंज होने वाला है वो ये होने वाला है कि डिग्री की तो वैल्यू ही नहीं है सर। अब हम लोग इतने सालों से हायरिंग कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले तक तो लोग फिर भी कंपनीज पूछती थी कि मैडम वी रिक्वायर्ड बीकॉम ग्रेजुएट्स या कह लीजिए बीटेक वाला चाहिए। अभी फॉर रोल्स, फॉर कस्टमर सपोर्ट, फॉर अदर रोल्स जो जनरलाइज जॉब्स हैं, उसमें एक ही चीज लिख कर आती है, क्वालिफिकेशन में लिखा होता है एनी ग्रेजुएट। तो जो डिग्री वाला आपका पॉइंट था वो तो नेचुरल सी बात है, अभी धीरे धीरे कोलैप्स ही हो रहा है और लोगों का डिग्री को, और ये मैं ही नहीं, कई लोग इसके लिए अवेयरनेस स्टार्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि कंपनीज जो हायर करती हैं दैट इज ऑफ 3 थिंग्स, STP, स्किल, टूल और परफॉर्मेंस। इन 3 पैरामीटर्स पर हायरिंग हो रही है आज के समय में। या तो स्किल बेस्ड होना चाहिए, या किसी टूल में आपकी स्किल होनी चाहिए आप, या फिर किसी परफॉर्मेंस यानी प्रीवियस आपको पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, आप जो बात कह रहे हैं कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट,
मुझे लगता है कि 15 साल से 21 साल के बीच जो लोग अपनी डिसाइड कर लेते हैं करियर को, वो तो आगे सक्सेस हो पाते हैं, अदरवाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ दे आर रेडी टू मूव। क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम आपके करियर का होता है 15 प्लस और 21 के बीच। यही वो टाइम होता है जब आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। लेकिन यही वो टाइम होता है जहाँ बहुत सारे चैलेंज मैं एक स्टोरी के साथ आपको बताना चाहूँगी प्लीज प्लीज। कि हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं इसी एज ग्रुप के, जो बोलते हैं कि मैम हम करना तो चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया या घर में किसी ने मना कर दिया। तो मेरा एक उनसे क्वेश्चन होता है, और या उनको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप ये बताओ, जब आपको लव मैरिज करनी होती है तो फिर तो आप खाना छोड़ देते हो, फिर तो मैं घर से बाहर चला जाऊंगा, मैं तो आई डू सुसाइड, और मैं बिल्कुल घर से नाराज हो गई। हाँ, और अपनी बात हम मनवा लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू करियर, जब ये करियर की बात आती है तो हमको लगता, तो फिर हमारे पापा मना कर देते हैं और हम बड़े आसानी से मान के बैठ जाते हैं। हमेशा मैंने बोला है, देखो पापा को उतना ही पता होगा जितनी दुनिया उन्होंने देखी है। अगर पापा बहुत मॉडर्न है तो उन्होंने हो सकता है आसपास की चीज़ों से एक्वायर कर लिया हो, सोशल मीडिया से नॉलेज ले ली हो, लेकिन पापा या मम्मी को हमेशा एक लेवल नीचे ही पता होगा। जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको हमेशा एक लेवल ऊपर पता होगा, जैसे ऑटोमेशन है, एआई है, रोबोटिक्स है। मेरे पापा को तो नहीं पता, सुन लिया और पता हो गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और उसमें करियर बनाना है या चीज़ें करनी है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो बच्चों को, इस एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको ये समझना होगा कि कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो हैं वो बिल्कुल भी डिग्री बेस्ड हायरिंग नहीं कर रही हैं। अगर स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्लस इंडस्ट्री, ये 4 पिलर्स अगर मिलकर चल पाएंगे तब तो चीज़ें होने वाली हैं। इनमें से एक भी अलग डायरेक्शन में काम कर रहा होगा तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, चाहे वो जॉब का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट का हो, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट गो हैंड इन हैंड, बशर्ते केवल डिग्री पे फोकस ना हो और स्किल्ड पर काम करना, वो गैप जो है उसको आइडेंटिफाई करना। आपके पास मैम जो आते हैं, जॉब सीकर्स आते हैं, कौन सा सबसे बड़ा आपको स्किल गैप, जो कॉमन स्किल गैप है, जो नजर आता है? जो जॉब सीकर्स हमारे पास आते हैं विद अ स्मॉल पेपर ऑफ पीस, जिसको हम लोग रेज्यूमे या सीवी Resume बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आई हैव गुड कम्युनिकेशन, दिस दैट, एडीसीए, ट्रिपल सी, बेसिक कंप्यूटर एंड ऑल। और मेरा एक ही सवाल होता है, या हमारी टीम एक ही, जो हमारी रिक्रूटर्स है वो एक ही चीज़ पूछते हैं कि जब वो रेज्यूमे हमारे पास रखते हैं तो हम पूछते हैं कि आपने लिख रखा है इसमें कंप्यूटर्स आता है? आंसर होता है जी मैडम आता है। हम बस अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को हल्का सा टिल्ट करके उनकी तरफ करते हैं एंड वी गिव 2 और 3 इंस्ट्रक्शंस। फार्मूला लगाना तो बहुत दूर की बात है सर, हम केवल ये कहते हैं आप डाटा में से 1000 डाटा में से ये चीज़ सॉर्ट कर दीजिए या ये फिल्टर कर दीजिए। तो 100 में से मतलब आप समझिए 80 लोगों के लिए ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और उनके पास एक ही आंसर होता है, वो मैम हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है इसलिए प्रैक्टिस नहीं है, या हमने सही कोचिंग नहीं किया, या हम कोविड से पहले हमने किया था भूल गए, और दिस एंड दैट। मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए सही वो जो आंसर दे सकते हैं हमें देते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो चैलेंज है वो यही है कि जो रेज्यूमे में होता है और जो एक्चुअली बिल्कुल वैसा ही वाला है, जैसे आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड पे आपकी फोटो डिफरेंट होती है और जो ओरिजिनल Actual की में है, कुछ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही डिफरेंट होता है कि उधर कुछ लिखा और इधर कुछ और है। यही स्किल गैप कंपनीज आइडेंटिफाई करती हैं और इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर चैलेंज रहता है। चैलेंजेस रहते हैं? बिल्कुल। मैम, अपने इंस्टीट्यूट में आप सिखाते हैं, लर्न कराते हैं, या बच्चों को जरूरी होती है कि कुछ चीज अनलर्न भी करें? डेफिनेटली क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल अनलर्न का? बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलर्न इंपॉर्टेंट है अप टिल अ एज, मतलब लर्निंग अनलर्निंग, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं किसी चीज को सीखना और फिर उसको सीख कर फिर नए तरीके से दोबारा स्टार्ट करना। एक्चुअली लर्निंग स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको बताया, जो बिल्कुल फ्रेश है उनके लिए तो लर्निंग है, लेकिन जो ऑटोमेटिक सीखा सिखाया बंदा है ना, अब जैसे हमारे पास 35 साल की एज का कोई बंदा जॉब के लिए आया, अभी दे आर इनटू देयर ओन माइंडसेट कि नहीं सिनेरियो ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही चलती है, पहले उसको अनलर्न करने की जरूरत है ना। हम अपने ही इंप्रेशन में है चीजों के, जबकि अभी जो 90s में हुआ था ना, जब पहली बार कंप्यूटराइजेशन हुआ था, तो बैंक्स ने बहुत हड़ताल और पूरा स्ट्राइक वगैरह सब चीजें हो गई थी कि नहीं नहीं ये हमारी जॉब्स को खा जाएगा या हमें इससे नुकसान होने वाला है। उस टाइम पर जिन्होंने उसका अपोज किया उस चीज को, वो वहीं खत्म हो गई चीजें और कुछ टाइम बाद कोलैप्स हो गई। जिन्होंने सीख कर उसके साथ आगे बढ़ गए, वो आज भी, मतलब जब तक उनकी जॉब रही होंगी तब तक वो जॉब रेडी रहे। अभी भी यही हो रहा है। अभी भी लोग कह रहे हैं नहीं एआई आ गया और उससे जॉब लॉस हो जाएगा और पीपल विल नॉट एक्सेप्ट, और हमें बड़ा चैलेंजिंग होने वाली है सिचुएशन, सभी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये वो वाली स्टोरी अगर सुनी हो किसी ने कि अगर कबूतर आंखें बंद कर ले और सोचे कि शिकारी चला गया
तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं एआई आ चुका है और हमारी लाइफ का पार्ट हो रहा है धीरे धीरे। सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है, ना मुझसे छुपा है ना दुनिया से कुछ छुपा है। एवरी डे द चेंजेस आर गोइंग ऑन। एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सब पार्ट है। मतलब आप समझो कि हम पीछे भले ही हों, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। अगर इस पूरे प्रोसेस में हम ऐसे रिएक्ट करें कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से, जो हो रहा है दुनिया में होता रहे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी मैं इसको कहूँगी, है ना? क्योंकि हमारे चलाने से चीजें नहीं चल रही हैं, ऑटोमेशन पे चीजें चल रही हैं। तो ये बड़े सारे चैलेंजेस हैं इस पूरे प्रोसेस में। मैं ये भी इसमें बताना चाहूँगी, आपने बोला कि हम कैसे सिखाते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट इसमें कैसे हेल्प करता है चीज़ों के लिए। तो एक चीज़ पक्की है सर कि एम्प्लॉयमेंट मंत्रा से ही डिजिटल मंत्रा ओरिजिनेट हुआ। हमारा मेन काम सिखाना नहीं था, लेकिन हम क्या करें, जब हमारे पास इतनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं और लोग आते हैं और कंपनीज मुझसे कह रही हैं नहीं आप हमें ट्रेंड बंदा दीजिए, स्किल्ड बंदा दीजिए, तो फिर मुझे लगा नहीं, दिस इज ऑल्सो अ वन गैप कि भाई लोग सीखे हुए नहीं है या जो सीख के आ रहे हैं वो राइटली नहीं सीखे हैं। तो दैट्स वाई डिजिटल मंत्रा ओरिजिनेटेड। और डिजिटल मंत्रा जो है वो स्किल गैप पर ही काम कर रहा है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज या कह लीजिए बाकी एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पा रहा है। मेरी एजुकेशन सिस्टम से मेरा कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक चीज़ की हमेशा मुझे लगता है मैं क्रिटिसिज्म करती हूँ, वो ये है कि अपग्रेडेशन बहुत स्लो है ना? बहुत ओल्ड और रिजिड वे में चीज़ें चल रही हैं। मेरे को अपने बेटे को अभी रोबोटिक्स के लिए मैं कुछ ढूँढ रही थी, चैनल ढूँढ रही थी चीज़ें, तो मैंने जब देखा तो मतलब इतना ओल्ड वे में है, इतना ओल्ड फैशन्ड तरीके से पढ़ाया जा रहा था, जो इंडियन टीचर्स पढ़ा रहे थे, कि वो मुझे लगा कि वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, वो तो सीखने में ही उसको लगेगा कि बहुत चैलेंजिंग है। तो ये कुछ चैलेंज हमें थोड़ा-सा थोड़ा-सा क्रिएटिविटी को हमें और इनोवेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक मुझे एजुकेशन सिस्टम के हमारा चैलेंज लगता है, जिसको ओवरकम करने के लिए वी स्टार्टेड डिजिटल मंत्रा, कि वो जो गैप है उसको हम फिलफिल कर पाएँ, ताकि हम लेटेस्ट स्किल्स पर काम कर पाएँ। ओके जी। मैम, थोड़ा सा एक आइडिया दीजिएगा कि जैसे स्टूडेंट्स आजकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जी, लोकल से ग्लोबल चीज़ें कंप्लीटली बदल रही हैं, बिल्कुल। चीज़ें लेके क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टूडेंट का, किस तरफ सोचे वो? क्योंकि अगर हम एआई की बात यहाँ करते हैं तो इट हैज ऑलरेडी बीन हैपनिंग आउटसाइड, राइट, है ना? राइट। जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अलावा बाहर भी, बाहर भी है। तो किस माइंडसेट से वो अपने आप को तैयार करे, आप कौन सा माइंडसेट लेके जाए? मुझे लगता है 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। माइंडसेट की आपने बात करी, तो एक्चुअली 2 तरीके के स्किल्स होते हैं, एक हार्ड स्किल्स होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। अगर हमें दुनिया के संग आगे बढ़ना है तो हार्ड स्किल के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करना पड़ेगा। और जो एक आपने क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि कंपनीज़ क्या डिमांड कर रही हैं इन चीज़ों में, तो यहाँ पर उसका आंसर शायद आपको और अच्छा मिल सकता है। जैसे हार्ड स्किल की बात करें तो अगर मैं ग्लोबल एक्सपोज़र की बात करूँ, तो ग्लोबल एक्सपोज़र वर्सेस अगर लोकल रियलिटी की बात करें, तो ये है कि जापान, साउथ कोरिया हो गया, यूएसए हो गया, ये वो कंपनी है जो एडवांस स्किल ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हैं। तो अगर हम ग्लोबल एक्सपोज़र की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली बाहर से जो चीज़ें होकर आती हैं ना, तो हमारे कंट्री में बहुत देर तक पहुँच पाती हैं। मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मेरी मदर हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ यहाँ टियर 2 सिटी में रहे, अब तो फिर भी बहुत मॉल आ गए हैं और एलिवेटर्स और सब चीज़ें हैं। लेकिन मेरी मम्मी क्योंकि कभी बाहर गए नहीं, तो जब हम दिल्ली वगैरह गए तो हुआ क्या, उन्हें उस एस्केलेटर्स पे चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने लिफ्ट या फिर सीढ़ी, 2-3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने लिफ्ट और सीढ़ी लेकर चढ़ना पसंद किया। लेकिन जब वो बार-बार उन्हें पता चल गया कि नहीं अब तो ये सामने आ ही रहा है, बार-बार आ रहा है, तो शी स्टार्टेड और फिर धीरे-धीरे 1 पैर 2 पैर रख के शी स्टार्टेड। ये बहुत रॉ एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि जो एक्सपोज़र मिला वो सिटी की वज़ह से मिला। जब जगह चेंज हुई, नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हुई, तो उन्होंने जो चीज़ें सीखी, लर्न और अनलर्न करी, तो वो वहाँ पर हुआ। तो ग्लोबल एक्सपोज़र भी इसी तरीके से होता है। जब हम ग्लोबल एक्सपोज़र किसी स्टूडेंट को मिलता है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, दूसरा बाकी कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूँ तो आर-एन-डी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और वहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो है वो स्लो अपग्रेडेशन है और बाकी जगहों पर जो है इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस होता है। इंडिया में इज़ मोर फोकस ऑन एग्ज़ाम्स रादर देन इनोवेशन। तो ये चैलेंजेस है। तो ग्लोबल मार्केट कह लीजिए या ग्लोबल एक्सपोज़र डेफ़िनेटली बहुत ज़रूरी है किसी स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में। ये एग्जाम पैटर्न क्या हैम्पर करता है चीज़ों की ग्रोथ को? जी। जो आज के चैलेंजेस हैं, क्या उसको हैम्पर कर रहा है या कुछ नए चीज़ डेवलप? मुझे लगता है एग्ज़ाम्स
इतने सारे एग्जाम्स, मतलब ठीक है पहले आप साल में एक बार होता था, अभी आप अगर हर तीसरे महीने किसी स्टूडेंट से पूछो तो दे आर हैविंग देयर सेमेस्टर एग्जाम, देयर दिस एग्जाम, देयर दिस एग्जाम। और इवन फैकल्टीज दे आर, मतलब हम तो दोनों पक्ष से कनेक्टेड रहते हैं, तो फैकल्टीज आर ऑल्सो कि मैं यार पढ़ाऊँ कि अब एग्जाम की तैयारी करूँ, हर 3 महीने में एग्जाम हो जाता है। तो एग्जाम इज ओके बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि आप उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आप रोक रहे हो अपनी चीज़ों को। तो वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब अभी जो पैटर्न आया है जिसमें सेमेस्टर सिस्टम आया है, तो मुझे लगता है बच्चा पूरे साल 3-4 बार तो एग्जाम ही देता Engage ही रहता है। इंगेज्ड ही रहता है, और पढ़े चाहे भले ही ना पढ़े, लेकिन एक प्रेशर तो दिमाग में रहता ही है कि मेरा एग्जाम है, और वो सब चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं और डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम को ही अफेक्ट कर रही हैं। कोशिश कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से चीज़ें चेंज कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो अभी भी डिफरेंट है। अगर मैम कोई आपका स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए जाता है बाहर, तो उसकी एक छोटी सर्वाइवल किट बनती है, उस किट में आप कौन सी स्किल डालना चाहेंगे उसमें? ग्रेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे कई स्टूडेंट अब्रॉड गए भी हैं, और उनसे बात करके, उनसे फीडबैक लेके चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर एक स्किल मुझे डालना होगा तो वो होगा अडॉप्टेबिलिटी, क्योंकि जब आप किसी नए कल्चर में जाते हैं तो कल्चर फिट, और प्लस उसके साथ साथ जो सराउंडिंग्स हैं, जो नए लोग हैं, वो कल्चरल फिट ही जिसको पूरा कंप्लीट वर्ड अगर हम देंगे, तो अडॉप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो बात कर रहे हैं कि बाहर जाने की, हम तो ऐसे ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनकी जॉब हमने बरेली से बाहर या अपने शहर से बाहर करने गए, और महीना 1.5 महीना में वापस आ गए, बैंगलोर तक ही पहुंचा है। हाँ, नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर मेरे को बीमार हो गया, मैं दिस एंड दैट। और मजे की बात तो सर इसमें ये है कि पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। हमने 2 बच्चों की जॉब लगवाई, जी। मतलब दिल्ली में जॉब लगवाई, और जॉब लगवाने के बाद मैं दोनों पक्ष का फीडबैक आपको बता रही हूँ। एक पेरेंट्स ने तो ठीक है करो, बहुत अच्छी बात है करो। दूसरे पक्ष में क्या हुआ, ये बच्चे क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, तो जब कभी काम करा ही नहीं था, तो जो पहले दिन भी काम मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा उनके लिए। तो गए, काम किया, घर पे शाम को फ़ोन किया कि बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, और मैं कैसे मैनेज करूँ, हाउ आई विल डू। फिर शाम को कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा करो, जैसे कहा पापा ने कहा करो। फिर तीसरे दिन फिर फ़ोन कर दिया अपने घर पे, चौथे दिन फिर फ़ोन कर दिया। 1 हफ्ते के ये बच्चे का अपना ना घर पे आके रोने की वजह से फिर क्या हुआ, पापा ने बोला ऐसा है बेटा तुम घर आ जाओ, ये 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए तुम्हें इतना अपना शरीर जलाने की और इतना पेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने पैसे तो तुम मुझसे पॉकेट मनी ले ले। लेकिन मेरा फिर वही क्वेश्चन है, ये पॉकेट मनी कब तक? पापा जॉब कर रहे हैं तब तक, पापा का रिटायरमेंट नहीं हो रहा है तब तक, है ना? या पापा जब तक हैं तब तक। लेकिन हमने वो कंधा उस बच्चे को दे दिया, और उसकी वजह से वो सहारा लेना सीख गया। अब वो हमेशा कंधा ही ढूंढता रहेगा लाइफ टाइम की, अब मुझे कोई और सहारा दे दे। और फिर वो अपने दुखड़े बता बता के और कहानियां सुना सुना के, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, बेरोजगारी बहुत है, और दिस एंड अपने अपना एक जोन बना लेता है, और उसके अकॉर्डिंगली चीजें खराब करता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा, अडॉप्टेबिलिटी इज द बिग थिंग, कि आपको अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी हो या पर्सनल लाइफ में भी है, अडॉप्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। जरूरी है। बिल्कुल, वर्क कल्चर के अकॉर्डिंगली भी। वर्क और कल्चर भी। अच्छा, ऑफिस कुछ बदल रहे हैं कि ऑफिस सेटिंग्स चेंज हो रही है, ऑफिस में डिफरेंट Yes. कल्चर के लोग भी हैं? कल्चर उसके- भी है, जैसे- वो भी है, इसको हम लोग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बोलते हैं, जी। कि मतलब क्योंकि आप अकेले काम नहीं करते हो, अब आपके संग बिहार का आदमी भी काम कर रहा है, आपके संग दिल्ली वाला भी काम कर रहा है, आपके संग सीबीएसई बोर्ड का भी है, आपके संग यूपी बोर्ड का बंदा भी है, आपके संग हर ग्रेड का बंदा है, हर जोन का बंदा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो और बहुत एक स्किल काम आता है, अडॉप्टेबिलिटी तो नेचुरल सी बात है, मैंने डिस्कस किया। एक और बहुत बड़ा स्किल है, वो है कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन। मुझे लगता है, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आप किस तरीके से बात करते हैं ये आपकी औकात बताता है, कि आप जिस तरीके से बात करते हैं, जैसे लोगों को डील करते हैं, इससे आप किस परिवार से हैं या आप किस मेंटेलिटी के हैं ये बताता है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ अभी जो गैप है एक बहुत बड़ा, जो कंपनीज मानती हैं जी, अगर आप एम्प्लॉयर के एंगल से बात करना चाहें, दिस इज कम्युनिकेशन वन थिंग, अडॉप्टेबिलिटी सेकेंड थिंग, इथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म हम समझते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर ड्रेसिंग सेंस टू मैनेजिंग एंड एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें कंबाइंड पैकेज बना रही। अब आदमी केवल कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं ढूंढता है, हम तो अपनी हंसी की लैंग्वेज में ऐसा बोल देते हैं कि सर आप तो रजनीकांत ढूंढ रहे हो। मतलब रजनीकांत से मेरा मतलब यहाँ है कि आपने एक गोली मारी, और वो दिखाते हैं ना साउथ इंडियन हुए, वो 2 गोली हो गए, वो सब चारों खाने चित हो गए। तो हाँ, सुपर हीरोज कंपनीज आर लुकिंग फॉर, भले ही वो 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए दे रहे हो, बट दे आर लुकिंग, और उनकी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, राइट? उनको भी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो चीज़ों को जल्दी चीज़ें करके और एंड रिजल्ट तक पहुंचाएं।
तो कंपनी के एंगल से अगर आप देखोगे दे आर लुकिंग फॉर रजनीकांत एंड सुपर हीरोज, और इसी चेंज को अपने अंदर एम्प्लॉयज को लाना है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा सर, पहले हमसे रिसेप्शन की एक पोजीशन हुआ करती थी, अभी भी है, फ्रंट ऑफिस उसका नाम लोग ले लेते हैं। पहले उसकी रिक्वायरमेंट आती थी कि मैडम हमें एक गुड लुकिंग लड़की चाहिए, मतलब द ओनली क्राइटेरिया फॉर दिस रोल इज गुड लुकिंग, कोई देखने में अच्छा हो, स्माइलिंग फेस हो, प्रेजेंटेबल हो, ये हमको चाहिए। अब सिनेरियो क्या चेंज हो गया, क्योंकि अब जो है कई कंप्यूटर्स यूज होना है, सॉफ्टवेयर होने, डाटा फीडिंग होनी है, अभी हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट की जो बात होती है वो बोला जाता है मैम हमको एक गुड पर्सनालिटी विद कंप्यूटर स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एड ऑन हो गया। अभी वो केवल गुड लुकिंग तक जो डेफिनेशन थी ना कि आप ठीक है खाली बस बैठे हैं, स्माइलिंग फेस है, 2 बजे आप घंटी बजे आप चले गए, चाहे स्कूल हो चाहे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो, अब ये सिनेरियो चेंज हो गया है। तो एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली स्किल्स के नाम पर हो, कह लीजिए, चीजें सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो रहा है। एम्प्लॉयर के एंगल से भी चीजें चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेशन यूज कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी को अपना इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे आर लुकिंग फॉर कि जो इन चीजों को चलाकर समझ के हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो ऐसे चीजें चेंज हो रही हैं, मतलब बहुत ग्रेजुअली चेंज हो रही है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना चेंज बड़ा हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, डायनामिक इन्वायरमेंट में हम लोग। हाँ, और एक बहुत बड़ा गैप भी क्रिएट हो रहा है इसके साथ साथ, राइट? और हमें लगता है उसी गैप को फुलफिल करने का हम काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट मंत्रा में मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर दूं, हम लोग, क्योंकि जैसे है ना, एम्प्लॉयमेंट मंत्रा केवल अब एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या कंसल्टेंसी तक लिमिटेड नहीं है, इट इज अ बिग इकोसिस्टम, क्योंकि हम लोग 2 वे फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो स्किल्स और प्रोफाइल का स्क्रीनिंग होती है। सेकंड स्क्रीनिंग होती है कल्चरल फिट एंड एम्प्लॉयबिलिटी की। अभी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। सो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट मंत्रास के बारे में आपसे बात करूं और मैं बताऊं कि हम किस तरीके से सोर्सिंग करते हैं, तो शायद आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि जो स्किल गैप है या जो चीजें जो एम्प्लॉयर मांग रहे हैं उसकी डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाता है। पहली चीज तो ये है कि हम लोग 2 वे फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। नंबर 1 स्किल्स और प्रोफाइल स्क्रीनिंग रहती है, और नंबर 2 सर रहती है एम्प्लॉयबिलिटी एंड कल्चरल फिट स्क्रीनिंग। रीजन उसका ये है कि अकाउंटेंट तो हर किसी को चाहिए, एक एमएनसी में भी अकाउंटेंट होता है, एक एमएसएमई में भी होता है, और एक स्टार्टअप में भी अकाउंटेंट चाहिए होता है, लेकिन हर अकाउंटेंट का जो रोल है उस कंपनी में वो डिफरेंट है। कोई कंपनी ऐसी है जो ऑटोमेशन यूज कर रही है, बिग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, सैप यूज कर रही है, तो वहाँ जो स्किल है अकाउंटेंट ही कहने को, लेकिन वहाँ जो स्किल सेट चाहिए दैट्स डिफरेंट। और कोई दूसरी कंपनी है जो जो कच्चा पक्का में काम करती है, जो बही खाता बना रही है, जो अभी भी लेजर बुक्स में मेंटेन कर रही है, अकाउंटेंट तो उसको भी चाहिए। पेइंग कैपेसिटी दोनों दे रहे हैं। तो व्हाट वी डू, हम अकाउंटेंट, तो हमारे पास मल्टीपल अकाउंटेंट्स आर अवेलेबल, तो वी डू स्क्रीनिंग एज पर द कल्चरल फिट एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर। सेकेंडली, द बिगेस्ट डाटाबेस। हम लोग केवल नौकरी पोर्टल पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो तो इट इज़ वेरी इजी, वो सब्सक्रिप्शन तो कोई भी खरीद सकता है और इजी अवेलेबल है आज के टाइम में, लेकिन वो डाटा से केवल काम नहीं चलना है। सो वी डू हैव आवर रेफरेंस सिस्टम, सब वेंडर्स, फिर वॉक-इन है, फिर मैं भी, मेरे घंटी बजाकर मैंने एक अपना चैनल बनाया जहाँ पर आई गिव जॉब अलर्ट्स। तो इस तरीके से मल्टीपल सोर्सेज से वो डाटाबेस इकट्ठा हो रहा है। और उसके बाद फिर एटीएस एंड सब वेंडर्स। एटीएस के बारे में आपको बताऊं, भले ही हम टियर 2 सिटी में हैं और यहाँ से डील करते हैं, बट हम टेक्नोलॉजी के संग कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। स्टार्टिंग फेज में तो हम सेल्स फोर्स का लाइसेंस यूज करते थे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली अफेयर हो रहा था हमारे लिए। टू कॉस्ट कटिंग के लिए व्हाट वी स्टार्टेड, हमने अपना ओन एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप कर लिया, ताकि फिल्ट्रेशन और कैंडिडेट का एंड टू एंड जर्नी जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और हमारे रिक्रूटर को भी आसानी से चीजें मैच हो पाए। तो एम्प्लॉयमेंट मंत्रा इस तरीके से, मैंने आपको बताया ना, इसको केवल जॉब कंसल्टेंसी कहना तो तौहीन हो जाएगा मुझे लगता है, बिकॉज वी आर इनटू आरपीओ के प्रोसेस पर हम लोग आ चुके हैं और एक बहुत बड़ा जॉब इकोसिस्टम बना चुके हैं। चैलेंजिंग था, क्योंकि बरेली जैसे शहर में मैंने आपको बताया ट्रस्ट इशू होते हैं और कंसल्टेंसी का तो काम ही खराब ही बोलते हैं इस तरीके से, बट उसके बाद भी वी ओवरकम और धीरे धीरे इस तरीके से चीजें डेवलप कर रहे हैं। इनिशियल स्ट्रगल के बाद अब चीजें ऐसी होगी, एस्टैब्लिश हो रही है ना, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू ग्रो डेफिनेटली। उसके बाद एक अच्छा प्लेसमेंट जब आप देते हैं तो हाउ डू यू फील इट, किस तरह? मैं इस बात को वर्ड्स में तो नहीं बता सकती, लेकिन एग्जाम्पल आपको बता सकती हूँ। हम मेरे कई ऐसे कैंडिडेट्स कह लीजिए, हम तो उन्हें स्टूडेंट ही बोलते हैं, कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई बच्चे, उनकी जॉब लगी, पहली सैलरी मिली, तो एक स्टूडेंट था वो मेरे लिए साड़ी लेकर आया विद द स्वीट्स पूरे और स्टाफ के लिए। तो मतलब वो बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग है। मुझे लगता है कि अगर हमारे परिवार में भी किसी के लगेगी तो वो फीलिंग नहीं आती, वो तो अपने बच्चे हैं ठीक है, लेकिन जब ऐसे आप कोई अनजानी हो गया,
कोई अनजान है और जब वो इस तरीके से उसकी जॉब लगती है और वो ऐसा रिवर्ट बैक देता है तो लगता है हमें वही हमारा रियल टाइम फीडबैक होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट है, उसकी जॉब लगी थी हमारे थ्रू ही, लेकिन हाँ, सैलरी अभी नहीं आई थी। तो वो छोटे से इयररिंग्स मेरे लिए लेकर आया और बड़ा शाय फील कर रहा था ये कहते हुए कि मैम अभी वो सैलरी नहीं मिली है, बट मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैं ये इयररिंग्स लेके आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, योर जेस्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉस्ट ऑफ दिस गिफ्ट। तो ये आप मतलब मेरे को लगता है कि ये तो फीलिंग में एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, या शब्दों में एक्सप्रेस करना, क्योंकि मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव था ना कि हम किसी की हेल्प करें, तो वो सिंपैथी हम कितनी बार कर लेंगे, खाना खिला देंगे, किसी को कुछ दे देंगे। मुझे लगता है अगर रियल टाइम में आपको किसी की हेल्प करनी है ना, तो उसकी अगर मंथली इनकम या मंथली रिकरिंग इनकम का आप सोर्स जनरेट कर सकते हो तो इससे बड़ी कोई हेल्प नहीं है। अगर आप किसी की जॉब ही मतलब परमानेंट इनकम का सोर्स अगर उसका बन जा रहा है, जो वो अपने आप ही कमाकर और मैच्योर हो सकता है, अपनी फैमिली को अपब्रिंग कर सकता है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट मंत्रा एक कंपनी ना होकर संकल्प कह लीजिए या मिशन कह लीजिए, या उससे भी बड़ी चीज़ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे लगता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अलॉन्ग विद माई टीम, जो बहुत हार्ड वर्क करती है। हमारे ऑफिस का तो कल्चर भी इस तरीके का है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सुबह से सब बैठते हैं 9:30 और शाम तक ऑटो मोड पायलट पर है। मतलब किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है कि आप क्यों नहीं काम कर रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो और क्या है। एवरीबडी सो पैशनेट, सो लर्नेट एंड सो कंटिन्यूअस इन देयर वर्क कि हमें अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिल रही है। कभी मैम कोई ऐसा कैंडिडेट आपको मिला हो जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा हो अभी तक की लाइफ में, कि जिसको बस आप चाह रहे हो कि वो प्लेस हो जाए, पर लेकिन वो खुद नहीं, अपने आप में चैलेंज नहीं था? ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिलते हैं, एक नहीं दो नहीं, और कई कई लोग तो ऐसा होता है कि सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें ना, तो सेटिस्फेक्शन तो मुझे लगता है कि फीलिंग है। हो सकता है मुझे 50 लाख की सैलरी मिलने के बाद भी ना हो, और हो सकता है किसी को 10,000 की सैलरी पर हो जाए। तो ये जो सेटिस्फेक्शन, ये इट इज़ अ मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन एक्चुअली। तो ऐसे कई 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 सारे लोग आए हैं, और कई कई लोगों ने क्या करा कि जॉब भी कंप्लीट नहीं करा या नेगेटिव इफेक्ट बनाया। तो ये तो मतलब मुझे लगता है मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद तो नहीं रखती हूँ। मैं पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। लेकिन हाँ, कई चैलेंजेस ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट जो होते हैं वो बोल देते हैं कि हमें चीटिंग करा गया है, हमारे संग ऐसा किया गया है, वैसा किया गया है। तो इस तरीके के कई कई चैलेंजेस फेस किए। कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टोरी तो मुझे अभी ऐसे याद नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन ऐसा चैलेंजेस तो रहते हैं। अच्छा, कुछ जो आपके पास क्लाइंट आते हैं या कुछ जी। स्टूडेंट्स आते हैं, दो तरह के मान लीजिए, कई आते हैं ऐसे, वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, जी, ठीक है, उनको भी आपको डील करना है। बिल्कुल। कुछ ऐसे आएंगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, आप ही बताइए। जी, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो दो पोल अपार्ट हैं, जी। इनको कैसे आप डील करते हमने अपने ऑफिस में भी एक लाइन लिख रखी है, इफ यू हैव स्किल्स वी हैव जॉब फॉर यू, इफ यू डोंट हैव स्किल्स वी हैव सॉल्यूशन फॉर यू। तो जिनके पास स्किल्स हैं उनकी तो नेचुरल सी बात है, हमें बहुत आसानी से जॉब, क्योंकि आज के समय में ना एक कंपनी एक बात बोलती है बस। कोई कंपनी हमको नहीं बोलती कि मुझे 60% वाला बंदा दो, फर्स्ट डिवीजन वाला बंदा दो, इस पर्टिकुलर डिग्री का बंदा दो। एक ही बात बोलते हैं, मैडम एक अच्छा कैंडिडेट दे दीजिए। उस अच्छे में अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन छुपी हुई है कि उसमें अच्छे में उनको एवरी कंप्लीट पैकेज चाहिए, और अच्छे से उनका एक मतलब और भी होता है रिटेंशन को लेकर। तो कंपनीज की तो ये डिमांड आती है, और इस पूरे प्रोसेस में जो आपने कहा कि दूसरा आदमी ये तो स्किल्ड है, तो नेचुरल सी बात है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, नंबर ऑफ और अबंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती है, जिसमें कहीं ना कहीं वो फिट हो जाता है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज आता है, जिनको स्किल्स ही नहीं है, तो पहले तो मुझे लगता है ये एक्सेप्ट कर पाना कि स्किल नहीं है, ये बड़ा चैलेंज होता है। उन्हें समझा पाना कि नहीं, अभी जो आपके अंदर थोड़ी सी कमी है, फिर उसके लिए हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। वी हैव फुल कंप्लीट स्किल, हम लोग पूरा उनसे असेसमेंट करवाते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर जनरेट करके देते हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं सर, वो तो उस पर अपने काम करते हैं उन स्किल्स पर, और 5-6 महीने के अंदर में चीज़ें चेंज कर थ्रू डिजिटल मंत्रा या कहीं से भी हमने तो आपको टेस्ट करके रिपोर्ट दे दी कि आपको विटामिन डी की कमी है, या किसी को किसी के हार्मोन्स ये बढ़े हुए हैं, किसी का ये कम है, तो लाइकवाइज वी गिव कि आपका ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर सीख लीजिए, आप कम्युनिकेशन का गैप है आपका, व्हाटएवर इज, जो भी उनकी रिपोर्ट उनके अकॉर्डिंगली होती है वो हम उसको देते हैं सामने। उनमें से जो समझदार बच्चे होते हैं वो उसको अपने ऊपर काम करते हैं और दोबारा से रीअपियर करते हैं और फिर प्लेस हो जाते हैं। लेकिन अब उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता जिन्होंने माइंडसेट से ही चेंज नहीं होना है। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं। टफ कस्टमर? हाँ, ऐसे टफ स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं और बड़ा गुस्सा होके भी चले जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन मैडम बाय, कि हमें आता नहीं, कि हमें तो सब कुछ आता है। और ऐसे ऐसे कई कई केस हुए, मम्मी पापा को भी ले आए कि नहीं मैम तो ऐसा कह दिया, हमसे ऐसा कैसे कह दिया कि हमें नहीं आता है। तो फिर समझाया, बताया, डिटेल में उनको चीज़ें करी, और बड़े बड़े फनी फनी इंसिडेंट भी हुए, क्योंकि हमारा नाम जो है वो
मंत्राज है, तो कई लोग उसको मिंत्रा भी लिख देते हैं। तो एक बार तो एक केस ऐसा हुआ था कि वो, क्योंकि मैं थी नहीं ऑफिस में और मेरी टीम थी ऑफिस में, तो एक लेडी आ गई थी और उनके हाथ में एक पैकेट था और वो बहुत लड़ रही थी कि आपने, आपका नंबर इंटरनेट पे पड़ा हुआ है और आपने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे शूज़ गलत आ गए हैं, आपने नंबर मेरा गलत दे दिया है। तो समहाउ वी हम लोगों ने समझाया कि नो, दिस इज़ नॉट मिंत्रा ऑफिस, दिस इज़ मंत्रा ऑफिस। और फिर हमने उनके संग फ़ोटो खींचा और हमने मिंत्रा को टैग भी किया कि देखिए आपकी वजह से हमारे यहाँ एक और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वॉकिंग भी हो गई सर, उनकी काउंसलिंग भी हो गई और वो लेडी का जो बेटा था, वो लेडी बड़ी फिर हँसी भी हम लोग सब इस बात पे। फिर उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि मैडम मेरा बेटा है जॉब के लिए, शूज़ तो नहीं चेंज कर पाए हम लोग लेकिन उनके बेटे की जॉब हम लोग प्रॉपर लगा पाए। तो ये बड़ा रेयर केस था कि कहाँ से कहाँ कनेक्ट हुई चीज़ें और इस तरीके से चैलेंजिंग तरीके से चेंज हो गई। राइट मैम। जी, मैम, आजकल रिज्यूमे इम्पोर्टेंट है जी। या लिंक्डइन पे प्रोफाइल, क्या किस पे वेटेज ज़्यादा? मुझे लगता है रिज्यूमे लिंक्डइन से भी एक और ऊपर चीज़ हो चुकी है और वो हो चुका है उनका पोर्टफोलियो, कंप्लीट पोर्टफोलियो। तो जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स या जो भी हमसे कनेक्टेड हैं, हम फ्री एडवाइस भी करते हैं इस चीज़ों के लिए और वो हम करते हैं पोर्टफोलियो मेंटेन करना। एक्चुअली रिज्यूमे में क्या होता है, रिज्यूमे में तो आपका एजुकेशन और आपकी एक्सपीरियंस जितना भी आपका होता है वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ अ सोशल एक सोशल आपका सिंबल है या सोशल आपके लिए एक बताने के लिए कि आप इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो। लेकिन पोर्टफोलियो कनेक्ट बोथ द थिंग्स और उस पोर्टफोलियो में आप रियल टाइम में लिंक्स लगाते हो या जो भी आपने काम किया है उसको अपने ड्राइव पर रखते हो और उसको कनेक्ट करते हो। अब जो कंपनीज़ डिमांड कर रही हैं, दे आर लुकिंग फॉर पोर्टफोलियो। रियल टाइम में क्या किया? आप बोल रहे हो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, दिखाइए कहाँ से आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। व्हाट यू हैव क्रिएटेड, तो वो आपको रियल टाइम में दिखाना होता है, राइट? दूसरा आप कह रहे हो मैं वीडियो एडिटर हूँ, दिखाइए आपने कैसे वीडियो एडिटिंग की है, आप अपनी वीडियोज़ एडिट करी हुई दिखाइए, तो उसकी लिंक्स वो पोर्टफोलियो में जाती हैं। आपने कहा मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, दिखाइए आपने मेटा के कितने ऐड लगाए, क्या एनालिटिक्स है उन ऐड का, कितने एसईओ करे आपने, क्या रैंकिंग आपने दी है, राइट? कितना एफिलिएट मार्केटिंग में, व्हाटएवर इज़, जो भी जिस फील्ड से हैं आप। आपने बोला मैं डाटा एनालिटिक्स में मेरा स्कोप है या मैंने डाटा एनालिटिक्स में जाना है, तो आप दिखाइए आपने कितना डाटा मेंटेन करा है, किस तरीके से आप डैशबोर्ड्स बनाते हैं, कितना आप पावर बीआई के बारे में जानते हैं। तो ये है रियल टाइम एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम का, कि आप जो करते हो, जो कथनी और करनी, ये मैच होनी चाहिए। आप जो कह रहे हो कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, या आप रेज्यूमे में लिख कर ले गए। रेज्यूमे की भी मैं आपको सर एक बात बताऊं, रेज्यूमे तो ऐसा होता है कि आप अगर लगातार आप किसी कॉलेज में अगर चले जाएंगे ना, तो अगर जो पहला रेज्यूमे आप देखेंगे 10 के बाद 15-20 जितने भी रेज्यूमे देखोगे वो सब में करियर ऑब्जेक्टिव सेम होगा। क्योंकि क्लास का कोई एक अच्छा बच्चा कहीं से अच्छा फॉर्मेट ले आता है और सब उसको कॉपी कर लेते हैं और सबके बस माता पिता का नाम उसमें चेंज कर लेते हैं, फोन नंबर और एड्रेस चेंज कर लेते हैं, बाकी सबके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें लिखी होती है। एवरीथिंग इज सेम, ओनली देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट। तो इस पेपर ऑफ पीस के बेसिस पर तो जॉब्स नहीं लग सकती, जहाँ पर आपको ये भी नहीं पता कि हम किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो आपने बात की थी कि रेज्यूमे या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल, नेचुरली लिंक्डइन प्रोफाइल पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, मोर देन योर इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही जॉब ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है और आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो इस प्रोफाइल के लिए, राइट? किसी लिंक्डइन प्रोफाइल का अगर आपको सिर्फ 30 सेकंड दिया जाए तो क्या देखेंगे उसमें से? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उसने कितनी देर रुक कर काम किया है। मैं जब भी कोई स्क्रीनिंग करती हूँ और मैंने इंस्ट्रक्शन दिया टीम को, आप पहले ये देखिए कि जब हम नीचे से स्क्रॉल करते हैं ना लिंक्डइन प्रोफाइल में, तो एक चीज़ आती है कि आपने जो वर्क हिस्ट्री है ना, तो कितने दिन काम किया है। कंपनीज का भी यही क्वेश्चन होता है, आदमी ऐसा दीजिए मैम जो रुक कर काम करे। तो मैं तो हमेशा हंसकर यही बात कहती हूँ, सर आज के समय में तो शादियां नहीं टूटती हैं, हम एम्प्लॉयज़ को क्या हम मेंटेन करके देंगे, ये तो पर्सनल एट्रीब्यूट है। लेकिन फिर भी हम ये जज करते हैं और ये चेक करते हैं कि बंदा कम से कम रिटेंशन उसका पुअर ना हो और जॉब हॉपर ना हो। बार बार 1 महीना किया चेंज कर दिया, 2 महीना किया चेंज कर दिया। कई बच्चे ऐसे आते हैं, तो हम तो पूछ भी लेते हैं उनसे कि बेटा क्या क्या समस्याएं रही हैं इन कंपनियों में, क्या कमियां थी इन कंपनियों में जो आपने इन्हें छोड़ दिया। तो फिर वो समझ जाता है कि मैम मेरे ऊपर कमेंट कर रही है, क्योंकि कमी कंपनी में इतनी 10 कंपनियों में कमी हो सकती है। तो इट नीड टू चेक कि हम लिंक्डइन प्रोफाइल में सबसे पहला अगर 30 सेकंड में चेक करना होगा तो रिटेंशन, कि जॉब हॉपर तो नहीं है, बार बार तो जॉब स्विच नहीं कर रहा है, तो वो बताता है कि उसका पुअर रिटेंशन या एडॉप्टेबिलिटी बहुत कम है। मैम 2 मिनट मैगी या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आज ये जेंजी की वो है जी, कैरेक्टरिस्टिक है। जी, जी। तो जब ये जॉब एक्सपेक्टेशंस के लिए जॉब मार्केट में है, तो इनके साथ किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं सामने? जेन ज़ी को मैं आज तक का मुझे लगता है कि बहुत
एडवांस वर्जन है और आने वाला जो टाइम है, मतलब हम लोग तो प्रिमिटिव नज़र आएंगे इनके सामने, आने वाला वर्जन और स्ट्रांग है और ये बहुत क्विक लर्नर है। मतलब अगर सही से देखा जाए तो जनरेशन डेफिनेटली आगे बढ़ रही है। एक चैलेंज है, वो है स्थिरता का। मतलब माइंड से स्थिर नहीं है, मतलब अभी कूद के ये करना है, अभी कूद के वो करना है, और मल्टीपल चीज़ों में हाथ डाल लेते हैं, जिसकी वजह से एक आउटपुट की तरफ या एक सिंगल फोकस होकर काम नहीं कर पाते। तो जेनजी की मैं टैलेंट को मुझे कोई डाउट नहीं है, आई एम वेरी मच श्योर कि इंडिया का जो फ्यूचर है बहुत सेफ हैंड्स में है, राइट। और नो डाउट कि जो यंगस्टर्स हैं इनमें अंदर पूरा टैलेंट है पूरे वर्ल्ड को लीड करने का। बट एट द सेम टाइम क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, स्थिरता नहीं है किसी चीज को, जिम जाएंगे थोड़े दिन जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा, राइट। कुछ भी करेंगे थोड़े दिन करेंगे। आप लव अफेयर्स ही देख लीजिए, कितना कितना चैलेंजिंग हो चुका है, कितने नंबर ऑफ ब्रेकअप्स हो रहे हैं, राइट। तो Correct, कुछ correct. भी कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म कर रहे शॉर्ट हैं, टर्म। स्थिरता नहीं है, गंभीरता नहीं है कि अगर केवल इन चीजों पे अगर फोकस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट। जेनजी की जो समस्या है, राइट। और ये सेम चीज जॉब में भी है, जो जॉब हॉपर वाली मैंने आपसे बात की, वो यही कारण है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई हमें आप सेटल्ड बंदा दीजिए, आप पुराना बंदा दीजिए। अभी तो और हमारे पास इतना, मुझे तो लगता है कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वेंचर है, मुझे लगता है मुझे मैट्रिमोनियल साइट ही खोलनी चाहिए, क्योंकि इतना डाटा हमारे पास यंग ऑडियंस का है कि अब हम बिल्कुल मैच फिक्सिंग, मतलब होता है ना जैसे फिक्सिंग वाला हमें फील होता है कि मैम मुझे मैरिड फीमेल चाहिए, उनके 2 बच्चे भी होने चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, मैम, कंपनीज आर आस्किंग लाइक दिस। एम्प्लॉयमेंट मंत्रा के बाद डिजिटल मंत्रा, देन जी। इसके बाद अब मुझे लगता है कौन सा मैरिज मंत्रा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये एक जी। नया हाँ वेंचर बिल्कुल बिल्कुल, और हम कई बार हंसी में डिस्कस भी करते हैं। और यू नेवर नो क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, ये भी एक बड़ा सेगमेंट बन जाए, क्योंकि ये भी एक उतनी बड़ी चैलेंज है जितनी बड़ी जॉब है। मैं तो हंसी हंसी में अपने बच्चों से बोलती भी हूँ कि 2 चीजें लाइफ में बड़ी ध्यान से चूज करनी चाहिए, नौकरी और छोकरी। अगर ये दोनों चीजें ढंग से आपने चूज नहीं की तो आगे जाके प्रॉब्लम ही होने वाली है। इट विल बी वेरी पेनफुल रहते हैं। जी। राइट। मैम, हायरिंग वर्ड में जी। आजकल क्या कुछ ट्रेंड चल रहा है जो मतलब आपको कभी सरप्राइज करता है किसी को? बहुत सारे ट्रेंड तो मैंने आपको बताए। एक पर्टिकुलर ट्रेंड जो हायरिंग का अभी चल रहा है, वो ये चल रहा है कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर जो स्पीडी प्रोसेस हो। ऐसे लोगों को हायर किया जा रहा है जो क्विक लर्नर हो और जल्दी सीखकर जल्दी सिस्टम में आ जाए। पहले होता था कि भाई 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, अभी 15 दिन में सीख जाए तो इट्स इन, अदरवाइज मैडम इट्स ऑफ। एक और बड़ा चैलेंज है हायरिंग को लेकर। अभी कंपनीज कहती हैं कि मैम हम 3 दिन का ट्रायल करेंगे, आई सी। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी ट्रायल कर, जो भी बात करनी है आपने ऑफर लेटर देने से पहले बात किया, आपको बंदा समझ में आया, आपने ऑफर लेटर दिया, बंदा पहले दिन से आया, पहले दिन से सैलरी बनने लगी। अभी कंपनीज व्हाट आर सेइंग, मैम 3 दिन का ट्रायल होगा, मैम 4 दिन का ट्रायल होगा, मैम 7 डेज का ट्रायल होगा। जो बहुत अच्छी कंपनी है वो कहती है कि मैम हम 1 महीने का ट्रायल लेंगे, पेमेंट कर देंगे कैंडिडेट का, वो अलग बात है। लेकिन ये हायरिंग का नया चल ट्रायल, अब ट्रायल से आप समझ रहे हैं, नाउ इट इज लाइक कि आप पहले चेक कर रहे हो उसको 1 महीने तक कि क्या ये मेरे सिस्टम में, मेरे कंपनी में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फिट है या नहीं है। दिस इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के समय में हायरिंग का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रायल पीरियड, जो पहले था ही, एग्जिस्ट ही नहीं कर। पहले प्रोबेशन पीरियड होता था। हाँ, प्रोबेशन पीरियड। अभी प्रोबेशन तो इज ओके, वो तो है जब आप ज्वाइन कर लो। ये उससे पहले का ये उससे पहले का है ये। हाँ, ये प्री मैरिटल और उससे पहले का प्रोसेस है। राइट राइट। जी। जब आप इंटरव्यू के लिए भेजते हैं किसी भी अपने कैंडिडेट को, कोई एक एडवाइस जो आपको लगता है कि आप हर बार देते हैं? एक एडवाइस मैं हमेशा देती हूँ, बहुत ही छोटा एडवाइस है, लेकिन अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो बड़ा इफेक्ट करता है। जैसे जब आप किसी से मिलते हैं तो आप पहले उसका कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज जज करते हैं, और खास तौर पे आपकी शुरुआत सर से नहीं होती है, पैरों से होती है। तो अगर मैं, और हम भी ऐसा ही देखते हैं, कई बच्चे आते हैं हमारे इंटरव्यू देने के, चप्पल पहन के आ जाते हैं, बाथरूम स्लीपर भी कई लोग पहने हुए हैं, और फिर उनसे पूछो कि भैया आप हमारे सामने ऐसे आए हो। मैडम हम तो बस अभी बात करने आए थे। बट एज एन कंसल्टेंट उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम लोग तो मैच फिक्सिंग वाले लोग हैं ना, हम तो फिक्स करके आगे आपको भेजने वाले हैं। तो ये जो फिक्सिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारे सामने तो प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहला एडवाइस ये देती हूँ कि प्लीज़ बी प्रेजेंटेबल। आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके, प्रॉपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ड्रेसअप होके शूज़ के साथ जाइए। और दूसरा एडवाइस मैं देती हूँ, रिज्यूमे को कैरी करना लोगों को नहीं आता है। कई बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, आपको बड़ी हंसी भी आएगी, सर हमने कहा बेटा आप रिज्यूमे लाए हैं तो मुझे लगता है शायद वो भूल गया है, लेकिन वो भूला नहीं होता है।
उसके वॉलेट में होता है वो रेज्यूमे, और इतनी फोल्ड में होता है कि वो खुलकर मेरे सामने और इतनी फोल्ड होती है कि मुझे अगर प्रेस भी कर दूं तब भी उसकी जो उसकी सिलवटें है वो मिटने वाली नहीं है ना। कई लोग हैं कि वो पॉकेट में रखा है और वो स्वेटिंग हो रही है तो उसमें आधे अल्फाबेटिक उसका नाम का शर्मा ही गायब हो गया उसमें। तो इस तरीके के चैलेंज रहते हैं। तो मेरा दूसरा एडवाइस होता है कि रेज्यूमे को कैरी करना, या उसका रोल बना लेते हैं। हाँ, रोल बना लेते हैं, उसमें हवा कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी आपको, 2 चीज़ें होती हैं। दिनेश सर आपके जैसे शेव नहीं है, मतलब आप क्लीन शेव हैं। तो अगर मुझे दिनेश जी की पर्सनैलिटी में चेंज करना है तो मैं 2 एडवाइस है मेरे पास। एक एडवाइस दिनेश जी के लिए है, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल दाढ़ी होती तो मैं आपसे कहती दिनेश जी आप शेव कर लीजिए, इससे आप अच्छे लगने लगेंगे। तो ये कितनी देर में हो जाता है सर शेव करना? कितनी देर में आप शेव, कितनी देर लगती है इसको 5 करने? मिनट। 5 मिनट। अगर मैं आप कह रही हूँ दिनेश जी आप अपनी दाढ़ी उगा लीजिए और इससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी, इसमें कितनी देर लगेगी सर? इसमें 5 हफ्ते लग जाएँगे 5 हफ्ते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेविंग की तरह होती हैं और कुछ चीज़ें बियर्ड को जैसे ना उगाने की तरह ग्रो करने वाली तरीके से होती हैं। शेविंग में क्या हुआ, जैसे मैंने आपका अच्छे कपड़े पहन जाऊँ ये तो तुरंत किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा रिज़्यूमे को इस तरीके से ले जाओ, ये तुरंत किया, ये शेविंग इफ़ेक्ट है। लेकिन जो बियर्ड इफ़ेक्ट है वो आपकी स्किल्स है। कंप्यूटर सीखने में टाइम लगेगा। किसी भी स्किल को सीखने में मिनिमम 6 महीने लगते हैं। तो जो शेविंग वाली चीज़ें हैं और बियर्ड वाली चीज़ें हैं, इनमें से मुझे लगता है जो तुरंत मैं एडवाइस देती हूँ, जो शेव कर सकता है वो कैंडिडेट या वो जॉब सीकर, वो मैं कहती हूँ आप ये तो शेव कर जाओ जी, ये तो अभी तुरंत के तुरंत हो जाएगा आपका चीज़ें मैनेज। और इंटरव्यू में जनरली स्टूडेंट या कोई भी आपका क्लाइंट होता है, जी। तो कोई गलती जो कॉमन आपकी तरफ से रही कि आपने बार-बार कहा कि गलती ना करें, फिर भी वो गलती? जी, क्योंकि लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं और हार्ड वर्क करने से डरते हैं। हम बार-बार कहते हैं कि जब भी हम आपको भेज रहे हैं और हम पहले से किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू कराते हैं तो एक मैसेज जाता है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोग मैसेज देते हैं कि कल आपका इंटरव्यू इस कंपनी में शेड्यूल्ड है और ये उसकी डिटेल है। यू जस्ट गो एंड स्टडी अबाउट द कंपनी। लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स जॉब सीकर्स करते हैं वो वही आलस कह लीजिए या कह लीजिए गंभीरता नहीं है उस चीज़ को समझने की। दे कम दे गो कि हमें सब पता है, ठीक है ये कंपनी है ऐसा वैसा, और ओवरव्यू भी नहीं लेते कई बार और सीधे इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। और जो कॉमन कंपनी हमसे या जो एम्प्लॉयर का फीडबैक होता है वो इस तरीके से होता है, मैम इनको तो कंपनी के बारे में ही नहीं पता है, इनको तो रोल के बारे में ही नहीं पता है। तो अच्छा, इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट मंत्रा इसके लिए क्या करता है, हम लोगों ने फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन का अपना एक सिनेरियो बना रखा है और एक शेड्यूल बना रखा है। एवरी संडे 2 आवर फ्री मास्टर क्लास फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। एनीबडी कैन ज्वाइन फ्रॉम एनी लोकेशन कैन ज्वाइन, बिकॉज वर्चुअल और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर ये कराते हैं। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि और जागरूकता फैले और ताकि लोग और अवेयर हों कि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सरकारी नौकरी के लिए आदमी 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल लगाता है और प्राइवेट जॉब के लिए आज बताया और कल उठ के मुंह धो के चला गया, कई बार तो मुंह भी नहीं धोता है, राइट? तो मुझे लगता है ये एक सिनेरियो, ये थोड़ा माइंडसेट हमें चेंज करना है कि प्राइवेट जॉब के लिए भी आपको उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी जितनी आप गवर्नमेंट के लिए मेहनत करते हो। राइट। जी तीसरा आपका एक कंसेप्ट है जो चलता है इंक्यूबेशन सेंटर, जी उसके बारे में शायद अभी हम लोगों ने जी जी बातचीत नहीं की है। जी जी। ये कहाँ से शुरुआत होती है? एक्चुअली जो कंपनी है उसका नाम है करियर क्राफ्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, और RIF रोहिलखंड इंक्यूबेशन जो फाउंडेशन है उसमें हम लोग उसके साथ रजिस्टर्ड हैं जी। इसकी शुरुआत भी बिल्कुल इस तरीके से हुई थी क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते थे और बहुत बहुत सारी चीज़ें करते थे। प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाना था और जब पता चला कि देखो गवर्नमेंट फंडिंग भी अवेलेबल है और हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, देन वी स्टार्टेड कि हम भाई थोड़ा गाइडेंस मिला और लोगों से आइडिया लिया, तो वहाँ हम लोग फिर रजिस्टर हुए और बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके थ्रू भी हमें, और यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है उसके लिए। कोई ऐसे स्टार्टअप आइडियाज आया उसमें, मतलब आपको लगा हो भी बिल्कुल मतलब ये तो धमाल हो जाएगा इस हम लोग एक चीज़ पर काम कर रहे हैं और शायद इसी पर हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। हम लोग ऑटोमेशन की तरफ और जा रहे हैं और हम कुछ इस तरीके की चीज़ें उसमें डेवलप कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर की मैंने आपसे बात करी। आपने कई सारे ऐसे एस्ट्रो करके देखे होंगे, ऐप्स होते हैं जिसमें क्या होता है ना, आप अपनी डिटेल डालो और उससे फिर आपका कि आपके भविष्य में क्या होना है, आपके क्या इंटरेस्ट है, इस तरीके का। तो वी आर प्लानिंग एक ऐसा ऐप हम उसमें प्लान कर रहे हैं जहां पर कैंडिडेट अपनी डिटेल डाले और उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब अवेलेबल हो जाए जस्ट आफ्टर इज स्कोर, वहाँ पे एक स्कोर जनरेट हो उसका। ये हमारा फ्यूचर प्लान है इस चीज़ को लेकर कि मतलब सब कुछ ऑटोमेशन पर हो जाए। दिनेश जी को अगर जॉब चाहिए, दिनेश जी ने अपने स्किल सेट उस ऐप में डाले और उसके बाद वो कंप्लीट एनालिसिस करके
जो उसमें प्री डिफाइंड भी होंगी और कुछ जनरेटिव एआई के थ्रू भी होंगी, और वो फिर कंप्लीट डिटेल के बाद एक स्कोर कार्ड आ जाए दिनेश जी का कि दिनेश जी 100 में से 90 स्कोर करे हैं, 90 स्कोर करने पर दिनेश जी के लिए ये नौकरियां अवेलेबल हैं, इस सैलरी पे अवेलेबल हैं, ये ऑटोमेटिक वहां शिफ्ट हो जाए। तो मुझे लगता है ये ऑटोमेशन से आपको और जो भी जॉब सीकर मार्केट है उसको काफी हेल्प होने वाली है, क्योंकि अभी तो आदमी को यही नहीं पता होता है कि वो कितना स्कोर कर रहा है 100 में से। हर आदमी को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मुझे बहुत आता है, या ओवर इवेलुएट कर लेता है अपने आप को या अंडर इवेलुएट कर लेता है, दोनों ही केस में नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि उस कैंडिडेट का राइट इवेलुएशन हो, इस पर रिसर्च चल रही है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम और जो हमने बताया इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। जो आइडिया था वो ये था कि कुछ हटकर करें और कुछ इस तरीके की चीज़ें डेवलप करें। हालांकि मैंने वही कहा आपसे, फॉरेन कंट्रीज में कई चीज़ें डेवलप हो चुकी है, लेकिन इंडिया तक आते आते उसमें टाइम लगता है, तो वी आर डेफिनेटली डूइंग R&D ऑन दैट। बरेली में एंटरप्रेन्योरल स्पार्क नजर आया आपको? ओके, बरेली या स्टिल वेटिंग फॉर? हाँ, देखिए वी आर स्टिल वेटिंग फॉर, इट इज़ ऑल्सो इन द पाइपलाइन में है। बरेली एक बहुत ही ग्रोइंग सिटी है, मतलब मुझे लगता है बरेली एक ऐसा अपॉर्चुनिटी का हब है। इट इज़ नो मोर अ सिटी ऑफ झुमका एंड सुरमा, इट इज़ बियॉन्ड झुमका, सुरमा, बॉलीवुड और बहुत ऊपर निकल चुका है। सबसे अच्छी बात है जियोग्राफिक लोकेशन। बरेली इज़ कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल से भी कनेक्टेड है और स्टेट से भी कनेक्टेड है। लखनऊ हमारी अपनी यूपी की कैपिटल कनेक्टेड है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली हमसे बस 4-5 घंटे की डिस्टेंस पर है, फिर इधर आप नैनीताल या इधर हल्द्वानी बेल्ट हमसे कनेक्टेड है। तो वी आर सराउंडेड विद अ वेरी गुड जियोग्राफिकल लोकेशन, जिसकी वजह से अबंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन बरेली। तो मैं तो बरेली से पर्सनली भी बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बरेली। तो ये प्यार ही है जो हम बरेली से बाहर नहीं जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इसी शहर में वो सब दे पाएं जो एक बड़े शहर को जरूरत होती है, Correct. खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। तो हम कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस करते हैं। ओके तो मैम कौन सी बात है जो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कैंडिडेट्स को नहीं बोलनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे? सैलरी। सैलरी का डिस्कशन नहीं करना चाहिए। जी कौन सा बड़ा ब्रांड है? शिल्पी मैम, एम्प्लॉयमेंट मंत्रा। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट मद्रास। कौन सी ऐसी डिजिटल स्किल है जिसने आज झूठ बोलना सिखा दिया है? एआई में चैट जीपीटी। एक ऐसा क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको बड़ा पसंद है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज इस पूरे क्वेश्चन से हम पूरा इंटरव्यू अपने हिसाब से चला सकते हैं। आपके हिसाब से मैम वर्क लाइफ बैलेंस रियलिटी है या खाली एक सेलिंग पॉइंट? रियलिटी है अगर फैमिली सपोर्टिव है तो, और इस फैमिली में भी हस्बैंड, तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस इज इजी। अगर एम्प्लॉयमेंट मंत्रा एक मूवी होती तो एक कौन सी जॉनर की मूवी होती है? मुझे लगता है कि मूवी होती तो ये तो, मैं तो 90s वाली फैन की हूँ, तो 90s वाली स्टाइल में चल रही होती। रोमांटिक? रोमांटिक तो नहीं, एक्शन ही होती। एक्शन ओरिएंटेड मूवी जी। होती है। आपके दिल की कौन सी चीज क्लोज है, एम्प्लॉयमेंट मंत्रा या डिजिटल मंत्रा? एम्प्लॉयमेंट मंत्रास। व्हाई मैम? क्योंकि ये हमारा पहला, मतलब मुझे लगता है जो पहला बच्चा होता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। हालांकि काटूंगी तो दोनों से बराबर ही खून निकलेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मंत्रा मेरे ज़्यादा क्लोज है क्योंकि उसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया है उस चीज़ों को, और डिजिटल मंत्रा उससे निकला हुआ ही ब्रेन चाइल्ड है। अगर एम्प्लॉयमेंट मंत्रा स्वैगी की तरह होता है जी। तो इसकी टैगलाइन क्या देते हैं आप? जॉब्स इन 10 मिनट्स। जॉब इन 10 मिनट्स या पैसे वापस? पैसे पैसे तो आप लेते ही नहीं है। पैसे तो बहुत पैसे बात लेते कर ही नहीं सकते हैं हैं जी। ठीक है मैम, आपको इंटरव्यू लेना पसंद है, इंटरव्यू देना पसंद? पर्सनली तो मुझे इंटरव्यू देना बहुत पसंद है क्योंकि उससे अपने स्किल्स चेक होते हैं, तो मुझे इंटरव्यू देना नेचुरली बहुत पसंद है। लेना तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो शायद ये भी रीज़न है, तो मुझे इंटरव्यू लेना ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ इंटरव्यू देना बहुत पसंद है। कुछ मैम एक एडवाइस आप देना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन के लिए जाना चाहें? एक ही एडवाइस है कि जो भी डिसाइड करना है 15 साल से 21 साल के बीच डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये राइट एज होती है चीज़ें करने की। और प्लीज़ शॉर्टकट्स ना यूज़ करिए, क्योंकि शॉर्टकट से आप मतलब ट्रेंड पे मत जाइए, क्योंकि ट्रेंड बहुत शॉर्ट टर्म होता है ना। कच्चा बादाम गाना आया और चला गया, रीना मॉडल आई और चली गई। तो ट्रेंड पे ना जाकर आप मार्केट डिमांड पे फोकस करिए और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। जैसे अभी चिकरी चिकरी हाँ राइट। ट्रेंड में तो वो भी सब चीज जी बिल्कुल, ट्रेंड आता है, ट्रेंड ट्रेंड आता है, चला चला जाता जाता है, है, नेचुरल सस्टेनेबल नहीं है। नहीं। तो मार्केट डिमांड को स्टडी करने के बाद ही डिसीजन लीजिए और करियर पे फोकस कीजिए, स्किल्स पे काम कीजिए। तो शिल्पी मैम, उस तरह से हमने आज का पॉडकास्ट कंप्लीट करता है। आपका जी। बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, इसमें आपका ज्यादा इस बड़ा रोल podcast है, में बिकॉज कोई भी आंसर अच्छा नहीं होता है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो जो क्वेश्चन आपने पूछे, एंड आई वेरी ऑनेस्टली गिव द आंसर टू देम।